हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये जो प्रश्न हैं ये पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हमें बताना है कि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है वो हमें किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का क्या मिला था? उल्लेख मिला था। ठीक है। अब जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये है किसका? तो ये है कलिंग नरेश खारवेल का। तो आपको याद रखना है कि कलिंग नरेश खारवेल का यहाँ पे हाथी गुम्फा क्या है? अभिलेख है, जिससे हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। अब बात आती कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसकी भाषा कैसी है, किस भाषा में लिखा गया है? तो जो इसकी भाषा है वो कैसी है? प्राकृत भाषा। और जो इसकी लिपि है, लिपि इसकी है ब्राह्मी लिपि। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है और किस लिपि में लिखा गया है? तो इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो हमें बताना है कि जो पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है वो किस काल से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल से ही हमें पशुपालन के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं कि सबसे पहले जो पशुपालन किया गया था वो मध्य पाषाण काल से यहाँ पे किया गया था। इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, आपको दो जगह याद रखनी है। एक पड़ती है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, और एक हमारा यहाँ पड़ता है राजस्थान का बागौर। ठीक है, इन दोनों जगहों से हमें मध्य पाषाण काल में क्या कहते हैं पशुपालन के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। आपको याद रखना है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि हमें किन स्थानों से पशुपालन के यहाँ पे प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर। इन दोनों जगहों से हमें पशुपालन के यहाँ पे प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की सीमा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि जो इसकी उत्तरी सीमा है वो मांडा है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी सीमा जो है इसकी दैमाबाद है, बिल्कुल सही है। पूर्व की जो सीमा, यहाँ पे सीमा होना चाहिए था, पूर्व की जो सीमा है वो आलमगीर है, बिल्कुल सही है। और जिसकी पश्चिमी सीमा है वो कह रहा है कालीबंगा, बिल्कुल गलत। जो इसकी पश्चिमी सीमा है वो है सुतका गैंडोर। ठीक है, इसकी पश्चिमी सीमा क्या है? सुतका गैंडोर इसकी यहाँ पे पश्चिमी सीमा है। अगर हम इसको यहाँ पे मैप के ड्रॉ के अकॉर्डिंग इसको बनाएं तो इसका कुछ ऐसा हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बनाएं तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो है इसकी मांडा। ठीक है, इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो है इसकी दैमाबाद। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो है क्या? सुतका गैंडोर। ठीक है, और जो इसकी पूर्व की सीमा है वो है इसकी आलमगीर। ठीक है, पूर्व की सीमा इसकी क्या है? यहाँ पे आलमगीर है। तो जो मांडा है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो दैमाबाद है ये पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में। और जो आलमगीर है ये पड़ता है यूपी में। और जो सुतका गैंडोर है ये पड़ता है कहाँ? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में ये पड़ता है। अब साथ साथ कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये हड़प्पा स्थल है ये किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो जो सुतका गैंडोर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये है डास्क नदी। ठीक है, ये किस नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है डास्क नदी के किनारे। जो मांडा है ये पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। जो दैमाबाद है ये पड़ता है प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और जो आलमगीर है ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था कि किस अधिकारी द्वारा एकीकृत किया, यहाँ पे होना चाहिए था किस अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाता था?
ठीक है। तो मौर्य काल में जो भूमि कर था, जो राज्य की आय का जो प्रमुख यहाँ पे स्रोत था, वो किस अधिकारी द्वारा यहाँ पे एकत्रित किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ पे भूमि कर यहाँ पे एकत्रित किया जाता था। तो यानी कि सब जो भूमि का सबसे बड़ा जो यहाँ पे अधिकारी था, यानी कृषि विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सीता अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है सीता अध्यक्ष क्या था? किसी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था जो यहाँ पे भूमि कर को यहाँ पे एकत्रित किया करता था। ठीक है, अब बात आती है कि जो लक्ष्मणाध्यक्ष था, ये इसका क्या कार्य था? तो जो लक्ष्मणाध्यक्ष था, ये मुद्रा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। ठीक है, लक्ष्मणाध्यक्ष किस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था? तो ये था मुद्रा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। अब जो अकाराध्यक्ष है, ये अकाराध्यक्ष जो था यहाँ पे, ये था खनन का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, और जो आंटविक है, ये था यहाँ पे जंगल का अधिकारी। तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का, अकाराध्यक्ष खनन विभाग का, और जो आंटविक था यहाँ पे, ये यहाँ पे जंगल का यहाँ पे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो अशोक के किस अभिलेख से हमें धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 5वें। ठीक है, 5वें अभिलेख से ही हमें यहाँ पे अशोक के धम्म महामात्राओं की यहाँ पे नियुक्ति की सूचना मिलती है, आपको याद रखना है। तो जो पहला यहाँ पे अभिलेख है, इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो अशोक का जो पहला अभिलेख है, इससे हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है पशु बलि की निंदा। ठीक है, जो पहले अभिलेख है इसमें अशोक का, इसमें क्या है? पशु बलि की क्या की गई है? पशु बलि की यहाँ पे निंदा की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में की गई है? तो पहले अभिलेख में की गई है। जो दूसरे अभिलेख है, तो दूसरे अभिलेख में यहाँ पे अशोक के ये बोला गया है कि मनुष्यों के साथ साथ यहाँ पे पशुओं की भी चिकित्सा की बात की गई है। तो कभी आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस अभिलेख से हमें मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की भी यहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, तो ये दूसरे यहाँ पे अशोक के अभिलेख से मिलती है जानकारी। ठीक है, अब जो इसका चौथा अभिलेख है, चौथे अभिलेख से यहाँ पे जानकारी मिलती है हमें कि इसने जो अशोक था, इसने यहाँ पे क्या कहते हैं, भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की यहाँ पे बात की है। ठीक है, यानी कि युद्ध के स्थान पे इसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात की है। तो भैरी घोष के स्थान पे इसने यहाँ पे किसकी बात की गई है? धम्म घोष की। ठीक है, धम्म घोष की यहाँ पे बात किस अभिलेख में की गई है? तो ये अशोक ने अपने चौथे अभिलेख में यहाँ पे की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश, यानी एक जगह हमें वंश दिया है और दूसरी जगह यहाँ पे उनकी राजधानियाँ दी गई है। तो हमें बताना है कि किस वंश की राजधानी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश है, इसकी राजधानी मानेखेत थी, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश, इसकी राजधानी कन्नौज थी, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे पाल वंश, पाल वंश की जो राजधानी थी मुंगेर थी, बिल्कुल सही है। और अगला है यहाँ पे होयसल वंश, जिसकी राजधानी कह रहा है तंजौर थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो होयसल वंश था, इसकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्रम। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्रम, इसकी यहाँ पे राजधानी थी, तंजौर यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, तो जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश का जो यहाँ पे संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश का। जो प्रतिहार वंश है, इसका जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम क्या था? इसका संस्थापक था। जो पाल वंश है, इसका संस्थापक कौन था? पाल वंश का था गोपाल। और जो होयसल वंश है, इसका था विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन होयसल वंश का यहाँ पे संस्थापक था, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो आकृति थी वो किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के ही सिक्कों में हमें देवी लक्ष्मी की आकृति यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब जो मोहम्मद गौरी था, ये क्या था? एक तुर्क था।
ठीक है। ये क्या था, एक तुर्क था। मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पे आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे मोहम्मद गौरी के ही द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसने 1175 में, ठीक है, इसने 1175 में भारत के मुल्तान पे यहाँ पे आक्रमण किया था। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, इनके बीच में दो प्रमुख युद्ध हुए थे, जिन्हें कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की हार होती है और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो जीत जाते हैं। और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, जिसमें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है, मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध, ठीक है। जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी और ये राजा जयचंद के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, चंदावर का यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। तो अकबर द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी, तो ये उसने की गई थी कब, 1582 में। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी, तो ये की गई थी 1582 में, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि अकबर के द्वारा मतलब प्रमुख यहाँ पे कार्य किए गए थे, जैसे अकबर ने सबसे पहले यहाँ पे 1562 ईस्वी में क्या किया था, इसने दास प्रथा का अंत किया था। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का जो अंत किया गया था वो कब किया गया था, 1562 में। 1563 में इसने क्या किया था, इसने तीर्थ कर को समाप्त किया था। तीर्थ कर इसने 1563 में समाप्त किया। उसके बाद 1564 में इसने क्या किया था, जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। तो जजिया कर इसके द्वारा कब समाप्त किया गया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। और 1571 में अकबर ने यहाँ पे फतेहपुर क्या कहते हैं, 1571 में तो फतेहपुर सिकरी की भी यहाँ पे स्थापना करी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके काल में निर्मित की गई। तो वर्ष 1861 में जो भारतीय दंड संहिता है, जिसे IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, तो ये कब किसके काल में यहाँ पे निर्मित की गई थी, तो ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में, ठीक है। तो यानी भारतीय दंड संहिता किस वॉइसरॉय के काल में निर्मित की गई थी, तो ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। अब लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1861 में एक आपको याद रखना है, एक इसके इस काल में ही आई थी पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। पोलियो प्रणाली ये किसके काल में आई थी, 1861 में। ये भी लॉर्ड कैनिंग के ही काल में आई थी। और लॉर्ड कैनिंग के ही काल में 1861 में यहाँ पे वायसराय को यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपात के दौरान यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि 1861 में यहाँ पे 3 कार्य हुए हैं लॉर्ड कैनिंग के काल में। एक तो 1861 में भारतीय दंड संहिता इसी के काल में आई है, एक पोर्टफोलियो प्रणाली इसी के काल में आई थी, और एक है इसके 1861 में क्या हुआ था कि जो वायसराय था, वायसराय को जो आपात आपात की स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे क्या शक्ति भी यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ये उसने कब बनाया था, ये बनाया था 1946 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1946 में, आपको याद रखना है। अब जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, ये किसने करी थी, ये करी थी 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, कहाँ, ढाका में। एक का नाम था उसमें आगा खां, ठीक है, एक का नाम था आगा खां और एक था इसमें सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां। इन दोनों के द्वारा ही 1906 में यहाँ पे ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और जिसका पहला अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। ये हुआ था कराची में, इसका पहला अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी वो इस आगा खां के द्वारा यहाँ पे की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि मुस्लिम लीग ने अपना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में बनाया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक और दिवस यहाँ पे बनाया गया था, जिसे कहा जाता है क्या, अगर हम इसको मिटाते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा,
ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ये तो बनाया गया था 1946 में, और इन्होंने एक मुक्ति दिवस भी बनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा एक मुक्ति दिवस बनाया गया था, जब ये बोलते हैं कि इन्हें कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, तो इन्होंने बनाया था कब? 1939 में। तो 1939 में इन्होंने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया था? मुक्ति दिवस बनाया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है दिसंबर 1939 में उन्होंने मुक्ति दिवस बनाया था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन्होंने कब बनाया था? 1946 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, ठीक है, एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है ये एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो ये काटती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, जबकि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है 5 राज्यों से गुजरती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और जो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य यहाँ पे कुल्लू घाटी स्थित है। अब एग्जाम में अक्सर यहाँ पे जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका जो क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो सबसे उत्तर में जो हमारी पर्वत श्रेणी पड़ती है वो है काराकोरम, ठीक है। काराकोरम सबसे हमारी नॉर्थ में पड़ती है। काराकोरम के बाद जो अगली पड़ती है वो पड़ती है लद्दाख, ठीक है। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आती है जास्कर, ठीक है। लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद आती है पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आती है कौन? धौलाधार, धौलाधार, और सबसे लास्ट में आती है शिवालिक। तो ये है उत्तर से दक्षिण यहाँ पे पर्वत श्रेणियों का क्रम। सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, और सबसे अंतिम यानी कि दक्षिण में आती है यहाँ पे शिवालिक श्रेणी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो जो मेघालय का पठार है ये किसका हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। तो जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हिमालय का हिस्सा नहीं करना है, क्योंकि जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? यहाँ पे हिस्सा है। अब जो मेघालय है, मेघालय में प्रमुख जो पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक आपको याद रखना है गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी और जयंती, ये तीनों जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है मेघालय में। और भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मानसिंह राम, वो भी इसी खासी पहाड़ी में ही स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मानसिंह राम वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेघालय की खासी पहाड़ी पर ही वो यहाँ पे स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा। उसके बाद जो पाई जाती है दूसरे नंबर पे वो पाई जाती है लाल मृदा, ठीक है। उसके बाद जो पाई जाती है काली मृदा, और फिर जो लास्ट में पाई जाती है वो पाई जाती है लैटेराइट। तो सर्वाधिक क्षेत्र पे जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा। अब जो ये जलोढ़ मृदा है इसको याद रखना है आपको, इसके 2 नाम और हैं। इसे काप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। तो कभी आपसे इनका नाम पूछ लिया जाए कि जो अगर मान लो यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा ना दे के आपसे पूछ लिया, यहाँ पे दे दिया जाए कछारी मृदा, तो आपको याद रखना है कि जो जलोढ़ मृदा है इसका ही अन्य नाम क्या होता है? काप या कछारी मृदा भी इसे यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अब जो जलोढ़ मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर
उत्तर भारत के मैदान में, ठीक है, जो उत्तर भारत का मैदान है वहाँ, और जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तटीय क्षेत्र और जो उत्तर भारत के मैदान है ये मेनली वहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला कह रहा है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, बिल्कुल सही है कि जो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को ही किया गया था। अगला प्रश्न है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही यहाँ पे की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पे जो नीति आयोग है इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद, ठीक है, आपको याद रखना है। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में जिसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी यहाँ पे वर्तमान में इसके क्या है, उपाध्यक्ष, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो किस संशोधन में जो सिंधी थी उसको 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के तहत ही सिंधी को भारत की 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। और ये जो 21वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत ही हमारे संविधान में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। क्योंकि जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में जो हमारी भाषाएं थी वो टोटल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बाद में क्या हुआ कि इसमें मतलब 3 यहाँ पे संशोधन किए गए और उसमें इसको भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें वर्तमान जो भाषा है अब वो कितनी है, 22, ठीक है। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, वो हैं 22 भाषाएं हैं, जिसमें से जो पहली जो इसमें जोड़ी गई थी, जो 14 तो मूल संविधान में थी, अब जो इसमें संविधान के तहत जोड़ी गई थी, पहली जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी, जिसको हमने 21वीं संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा था। उसके बाद हमने अगला जो इसमें संशोधन किया था वो किया था हमने 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने 3 नई और भाषाएं जोड़ी थी, जिसमें एक थी कोंकणी, ठीक है, एक थी इसमें मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को हमने यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे हमने जोड़ा था। उसके बाद हमने अगला जो इसमें संशोधन किया था वो किया था हमने इसमें 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत हमने यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी थी, जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को हमने यहाँ पे संविधान में जोड़ा था, जिससे टोटल जो भाषाएं हो गई हैं अब वो कितनी है, 22 यहाँ पे भाषाएं हैं, ठीक है, हमारे संविधान में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हित के शासन और संरक्षण से संबंधित है। तो जो 5वीं अनुसूची है वो किस समूह से यहाँ पे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के शासन और संरक्षण से यहाँ पे 5वीं अनुसूची यहाँ पे संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो बजट की जो रूपरेखा है ये किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है आर्थिक मामलों का विभाग, इसके द्वारा ही यहाँ पे बजट की रूपरेखा यहाँ पे तैयार की जाती है। तो अनुच्छेद 112, ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 112 है, इसमें यहाँ पे क्या है, बजट
की मतलब बजट नाम की चर्चा तो नहीं है। यहाँ पे जो बजट है, बजट को यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पे कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके यहाँ पे इसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा है वो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा यहाँ पे ये क्या तैयार की जाती है। अब जो पहला जो बजट, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट यहाँ पे क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और हर साल जो भारत का बजट है यहाँ पे पेश किया जाता है, ये 1 फरवरी को यहाँ पे ये पेश किया जाता है। ठीक है, और इस बार का जो 2024 का जो बजट है, ये छठी बार यहाँ पे निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पे जो वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा यहाँ पे पेश किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 6 माह। ठीक है, 6 माह तक ही वो किसी भी साधारण विधेयक को रोक सकती है, कौन, विधान परिषद। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उस लेख को क्या कहते हैं। यानी कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उसे कहते हैं परमादेश। यानी कि कोई व्यक्ति अपने दायित्व का सही से यहाँ पे निर्वहन नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे रिट जारी करती है, कौन सी, परमादेश यहाँ पे रिट जारी करती है। ठीक है, और जो हाईकोर्ट है, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे क्या करती है, रिट जारी करती है। और जो रिट की संख्या है वो कितनी है, 5। ठीक है, कितनी है, 5 है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।